अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 18 जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इसका एक मेजर टॉपिक हमने कवर किया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और इसके दो इनपुट टर्मिनल्स के बारे में हमने देखा था कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसी भी एक आने वाले इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई भी करता है और इसका एक टर्मिनल उस इन्वर्ट भी कर देता है। ये वेव फॉर्म हमने देखी थी। इसे हमने कहा था कि ये इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, अगर इसके ऊपर इनपुट अप्लाई की जाएगी तो वो एक तो एम्पलीफाई भी होता है, इन्वर्ट भी कर देते हैं, फेज चेंज आता है 180 का। दूसरा बेटा हमने देखा था कि इनपुट पर वोल्टेज दिया जाए तो बगैर इन्वर्ट किए ये इसे एम्पलीफाई कर देता है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक भी वही है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। वेव फॉर्म तो हम इसकी देख चुके थे, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर यह काम कैसे करता है। हियर इज अ डायग्राम, आपके सामने ये डायग्राम है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। बेटा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर ये एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे काम करेगा उसके लिए बेटा हियर इज ये टर्मिनल नेगेटिव, और इसे हमने कहा था कि इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और ये टर्मिनल आपके पास था नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ रेजिस्टेंस R1 जो R2 इनपुट और आउटपुट के दरमियान में लिंक के तौर पर काम करने के लिए, यहाँ भी आउट यानी कि आउटपुट वोल्टेज लिया जाता है। अब हम चूंकि कह रहे हैं कि एज एन नॉन इन्वर्टिंग इसे काम करना चाहिए, तो Vn यानी कि अप्लाइड वोल्टेज बेटा किस टर्मिनल के ऊपर दिया जाएगा, प्लस के ऊपर। प्लस मतलब क्या है कि यहाँ से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर इनपुट वोल्टेज अप्लाई की जाएगी। पहली बात बेटा यहाँ पर अब गौर से सुनिएगा, हमने कहा था कि ओपन लूप गेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कहा था कि ये वेरी हाई होती है। हाई हो जाने की वजह से कितने ऑर्डर में थी ये भी देखा हमने, 10⁵ के ऑर्डर में थी। इतना हाई ऑर्डर हो जाने की वजह से बेटा मामला क्या बनता था कि दोनों प्लस माइनस वी माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओपन लूप गेन हाई है। प्रैक्टिकली तौर पर इन प्लस टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, तो इसीलिए ये वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ये 0 के बराबर होगा। तो V प्लस बराबर होता है बेटा V माइनस के। ठीक है बेटा, तो करंट की वैल्यूज को अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे, करंट थ्रू R1 रेजिस्टर्स के अक्रॉस अगर करंट को I1 से रिप्रेजेंट किया जाए, ओहम लॉ हमने यहाँ पर लगाया है। ओहम लॉ के मुताबिक बेटा I बराबर होता है V/R। यहाँ गौर कर लें, R1 के अक्रॉस इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले तो किसी किस्म का वोल्टेज नहीं आ रहा, हाँ यहाँ V माइनस आ जाता है। तो R1 के अक्रॉस 0 माइनस V माइनस डिवाइडेड बाई R1। इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे माइनस V माइनस डिवाइडेड बाई R1। इसी तरह से करंट थ्रू R2 रेजिस्टर के अक्रॉस अगर करंट को I2 से रिप्रेजेंट कर दें तो हियर इज R2 बेटा ये है। अब R2 के लिए गौर कर लें, पहले आ रहा है V माइनस, यहाँ से V माइनस आ रहा है, माइनस आगे V नॉट के अंदर हो जाता है, तो दो वोल्टेजेस का डिफरेंस V माइनस माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई R2। V माइनस को एज एन V इन हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये टर्मिनल तो ग्राउंडेड है, यहाँ से नहीं बल्कि ये V इन की सूरत के अंदर यहाँ से आ रहा होगा। उसकी वजह क्या है कि दोनों इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान में एक जैसा वोल्टेज है, तो V प्लस के ऊपर चूंकि V इन आ रहा है यही शामिल हो जाएगा R2 के अंदर बेटा। तो V इन माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई R2। अब यहाँ पर किरचॉफ करंट रूल हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसे पॉइंट रूल भी कहा जाता है, जंक्शन रूल भी कहा जाता है, कि किसी भी एक पॉइंट की तरफ आने वाले करंट्स का मजमुआ पॉइंट से जाने वाले करंट्स के मजमुए के बराबर होगा। अब आने वाले करंट्स का मजमुआ I1 अगर आ रहा था तो बेटा यहाँ पर I1 करंट आ रहा था, ये प्लस में लिया जाएगा, जबकि जाग कौन सा करंट रहा है I2, तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। और यहीं से हम ये रिलेशन कैलकुलेट करते हैं कि I1 बराबर होगा I2 के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनकी वैल्यूज पहले में माइनस V माइनस डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू VI माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई R2। अब यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं बेटा, आप R2 को इन दोनों के नीचे डिवाइड कर दें तो VI डिवाइडेड बाई R1 वैसे रहेगा माइनस में, दूसरी तरफ VI डिवाइडेड बाई R2 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई R2। दोनों के नीचे R2 को डिवाइड कर दिया हमने। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, जो VI के टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लें। देखिए यहाँ पर ये प्लस है VI की टर्म,
हम नेगेटिव की टर्म को दूसरी तरफ लेके आएंगे और ये नेगेटिव की टर्म है, इसे इक्वेशन की दूसरी साइड के ऊपर लेके जाएंगे, ये हमारे पास प्लस हो जाएगी। तो वी नॉट ओवर R2 इज इक्वल टू वी नॉट आई ओवर R2, ये पहली टर्म, इस नेगेटिव को दूसरी तरफ लेके गए, ये प्लस हो गई। अब यहाँ इनके जुजाफिकल R1 R2 बनेंगे बेटा, क्योंकि दोनों टर्म्स यहाँ से रेजिस्टेंस की लिखी जाएंगी। अब R1 R2 को R2 से डिवाइड करेंगे, R2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा R1। R1 यहाँ VI के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अलामत लगाएंगे, R2 R1 को डिवाइड कराएंगे, R1 से R2 की रिमेनिंग टर्म बाकी रहेगी, वो इस VI के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों में VI कॉमन है, VI कॉमन कर दें, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, V नॉट ओवर R2। हमने क्या करना है बेटा, इस VI को V नॉट के नीचे डिवाइड कर देना है, जिसे हमने गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाना है। और दूसरी तरफ बेटा क्या है कि ये R1 R2 ऑलरेडी मौजूद था और ये R2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ऐसे कर लें, तरफैन के दोनों तरफ R2 डिवीजन में है, इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करना चाहें आपकी मर्जी, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1, हाँ आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1 प्लस R2 ओवर R1। ये बेटा रिलेशन है गेन का, किसका रिलेशन, गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये जाहिर कर रहा है कि अगर आप इनपुट को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई फेज चेंज नहीं आता, प्लस की टर्म्स आपके पास आ रही हैं, तो इसका मतलब आने वाले इनपुट को ये एम्पलीफाई तो कर देगा लेकिन कभी उसको इन्वर्ट नहीं करता। ये हमने मैथमेटिकली तौर पर आज इसका प्रूव किया है। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।